Hello friends, welcome to your next lecture of CA Intermediate Corporate and Other Laws. Corporate and Other Laws जो आपके ग्रुप 1 का पेपर 2 है, ये हमने कल के सेशन से स्टार्ट किया था। कल हमने ओवरऑल ये देखा कि एग्जैक्टली लॉ क्या होता है। इस सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट 60 मार्क्स के लिए है, अदर लॉज 40 मार्क्स के लिए, उसमें क्या है, हमारे ओवरऑल लेक्चर्स का सीक्वेंस क्या होने वाला है वो हमने डिस्कस किया। और कल के ही सेशन में, पहले ही सेशन में हमने बेसिक स्टार्ट किए थे कंपनी लॉ से रिलेटेड। आई होप आपको याद होगा कि आपका कंपनी लॉ का सिलेबस जो रहेगा वो 60 मार्क्स का है, और ये सिलेबस में हम एक्चुअल आपके सामने नोट्स रख के और फिर एक्चुअल सेशंस जो आपके मॉड्यूल्स में या स्टडी मटेरियल में दिए हैं उनको स्टार्ट करने के पहले हम इसके बेसिक सेशंस देख रहे हैं। ये बेसिक में 10 से 15 सेशंस होंगे। जितने भी ये सेशंस होने वाले हैं इसमें हम पूरा की पूरा कंसेप्चुअल डिस्कशन रखने वाले हैं, और ये डिस्कशन आपको आगे कंपनी लॉ एज अ होल समझने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी ये सेशंस देखो केयरफुली देखने हैं, उसमें जो भी मैं एडिशनल पार्ट लिखवाता हूँ वो आपको लिख लेना चाहिए। इसके जैसे कि मैंने बोला कि वैसे तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में जो मैं लिखता हूँ वो आपको लिख लेना चाहिए, बट फिर भी आपकी हेल्प के लिए आपको इसकी सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी, और बाद में जिनके एडमिशन्स कंफर्म हुए हैं उनको कीज के साथ रेगुलर नोट्स वगैरह जो आगे इशू होने वाले हैं उनके बारे में भी आपको अनाउंस कर दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि कल हमने ओवरऑल क्या डिस्कस किया, एक बार उसके थ्रू गो थ्रू करेंगे और फिर आज का पार्ट जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी, याद रखना ये बेसिक्स है, ये बहुत जरूरी है। इसका लिंक, ये जो नोट्स आपके सामने है इसका लिंक फर्स्ट लेक्चर के बाद आपको दिया जा चुका है, डेफिनेटली आपने वहां पे उसको रेफर किया होगा। लेट्स सी, कॉर्पोरेट लॉ बेसिक्स। सबसे पहले तो हमने लॉ एज अ कंसेप्ट क्या होता है वो देखने की कोशिश की। तो हमने ये देखा था कि लॉ बेसिकली लॉ मतलब रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, बट वो किसी एक फॉर्म में रहे ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि एक्ट है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में पास होते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट के पास होती है, उनको रूल्स बनाने की पावर है। फिर उसमें अगर कुछ चेंजेस होते हैं, अमेंडमेंट आते हैं, जो डिपार्टमेंट्स उसके लिए बनाए जाते हैं वो सर्कुलर नोटिफिकेशन इशू करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जुडिशियल डिसीजंस, जिसके लिए हमने वो एक 8 किलोमीटर वाला जो पर्टिकुलर इनकम टैक्स एक्ट का जो रूल था उसके रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था कि क्यों क्यों जरूरत पड़ती है कि जुडिशियल अथॉरिटीज को यहाँ बीच में आना पड़ा, या उनके डिसीजंस को लीगल इंपॉर्टेंस क्यों है, ये हमने वहां डिस्कस करने की कोशिश की। फिर हमने देखा कि कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली जिसमें 29 चैप्टर्स 470 सेक्शंस है, उसमें से हमारे सिलेबस के लिए 148 सेक्शंस तक का ही पार्ट है। 149 से लेके आगे के जो सेक्शंस रहेंगे वो आपके सीए फाइनल के सिलेबस में कवर किए जाएंगे। मीन टाइम यहाँ जो 10 अलग अलग चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट के, वो सेक्शन वाइज कौन से है, कहाँ तक है, ये सिर्फ आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन के लिए दिया है। याद रखना जब हम नोट्स देखेंगे तो सेक्शंस के साथ ये होगा, और जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स और यूनिट्स कंप्लीट होंगे उनके साथ साथ हम सेक्शंस की भी रिवीजन करते रहेंगे। जब भी हमारा आगे का पार्ट रहेगा थोड़ा थोड़ा पार्ट हम पीछे का रिवाइज करते रहे, जिससे लर्निंग में हेल्प हो। बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एक पार्ट है सबसे पहला समझो कि क्या दिया है, एक बार समझने के बाद फिर आपको उसे याद रखना है और एग्जाम में लिखना भी है। तो याद रखने के लिए ये रिविजन्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अदरवाइज कंपलसरी नहीं है कि आपके आंसर्स में सेक्शन नंबर आए, बट अगर आते हैं और अगर हमें अच्छे से याद है तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सेक्शंस के साथ जब आप आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स पे उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इससे सारे सेक्शंस की लिस्ट आपको रेगुलर नोट्स के पार्ट में आएंगी, राइट फ्रॉम सेक्शन 1 टू 148। लिस्ट वाइज मैं आपको नोट्स में कवर करवाऊंगा और टाइम टू टाइम हम उसको रिवाइज भी करेंगे। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन इवोल्यूशन डिस्कस किया था, और उसका इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ये जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है ये कंपनीज के बारे में बात करता है कि कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, कौन चलाता है, कैसे चलते हैं, ये हमें देखना था। तो उसी का बेसिक हमने डिस्कस किया। तो कंपनी एग्जैक्टली कैसे बनते हैं उसका पूरा हिस्टोरिक बैकग्राउंड हम देख रहे थे, जहां हमने देखा कि अर्लियर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, इस फॉर्म में बिजनेस चलते थे जो स्मॉल स्केल पे थे। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो ये रियलाइज किया गया कि बिजनेस काफी बड़े स्केल पे किए जा सकते हैं, और बड़े स्केल पे बिजनेस करने के लिए चाहिए बहुत सारा कैपिटल। अब इतना सारा कैपिटल किसी एक पर्सन के पास तो होगा नहीं, इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि बहुत सारे लोग मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। इवन इसीलिए हमने देखा कि कंपनी का जो कैपिटल है, बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको वर्ड यूज होता है शेयर कैपिटल, क्योंकि वो किसी एक का नहीं सबका मिला के आया है, इसीलिए उसको नाम दिया गया शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल के बहुत सारे ओनर्स हैं,
और हर वो पर्सन जो उसमें शेयर ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, पार्ट ले रहा है, वो है शेयर होल्डर, जो कंपनी के ओनर्स कहलाएंगे। बट ये ओनर बहुत सारे हैं और इतने सारे लोग एक साथ मिलकर कंपनी का बिजनेस चला पाए, ये प्रैक्टिकली काफी डिफिकल्ट होता है। और इसी रीजन की वजह से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट्स करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स। इंडिविजुअली हम उनको डायरेक्टर बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और यहाँ पे याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम बोलते हैं, और यही से एक इंपॉर्टेंट फीचर आता है और वो है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। और मैंने बोला भी था आपको, आपके बहुत सारे भाई, ये जो क्वेश्चन कंपनीज एक्ट में हम देखेंगे, अलग अलग प्रोविजंस देखेंगे कि क्यों ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां पे शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, डायरेक्टर्स पे वॉच रखा जाता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, सही कर रहे, नहीं कर रहे, इस पे ध्यान रखना, अगर गलती करते हैं तो उसके लिए हेवी पेनल्टीज रखना। क्यों? तो इस क्यू का आंसर है कि शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करने वाले सेक्शंस, डायरेक्टर्स के ऊपर वॉच रखने वाले सेक्शंस, उनकी गलती पे उनको पेनलाइज करने वाले सेक्शंस क्यों रखे गए हैं? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर कि कंपनी में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग, और उस मैनेजमेंट पे क्लोज वॉच रखना जरूरी है। और इसी के लिए जो रूल्स रेगुलेशन आए, जिनको कंपाइल करके बनाया गया कंपनीज एक्ट, तो हमारे यहाँ जो एप्लीकेबल है वो है कंपनीज एक्ट 2013। प्लस इन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रखा गया है कि अगर आप चाहते हो कि आप कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन बनाओ तो आपको उसको रजिस्टर ही करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंदर। इवन जैसे हमने बात किया था कि उसके लिए अथॉरिटी होती है ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये वो अथॉरिटी है जिसके पास हम हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे और वो कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। और याद रखना, ROC का रोल सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेट करना जितना नहीं रहेगा, ROC कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वॉच भी रखता है। अलग अलग सारी साल भर में जो भी आपकी चीजें होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, ये सारी चीजें जो है वो आपको ROC को इन्फॉर्म करनी पड़ती है। ROC के पास वो सबमिट होगी, ROC अप्रूवल देगा, फिर आगे चीजें बढ़ती है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये वर्ड आपको बहुत बार आने वाला है थ्रू आउट द एक्ट, जिसके पास जाके हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन होगा ही, ये इसी एक्ट के कंपनी के डेफिनेशन में भी इंडिकेट होता है। कंपनी का जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया हुआ, ध्यान से पढ़ना और याद ही कर लेना है। क्या बोला है उन्होंने वहां पे? कंपनी मींस एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कंपनी फॉर्म में बिजनेस करे तो आपको उसे इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। बिना इनकॉर्पोरेट हुए कंपनी नहीं बन सकती। फिर ये इनकॉर्पोरेशन आप इस एक्ट के अंदर करो, अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, या आपने किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर किया होगा तो वो भी वैलिड रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर किसी ने कंपनी रजिस्टर की है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो कंपनी नहीं रही। मैंने पहले भी बोला था, बहुत सोच समझ के लॉ बनाया जाता है। लॉ मेकर्स को हर पॉसिबल सिचुएशन कवर करके समझ के फिर रूल्स बनाने पड़ते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, एकदम छोटा सा वर्ड था बट उसका इंपॉर्टेंस देखो कितना है। और ऐसे ही कंसेप्चुअली आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं कि क्यों ये एनी प्रीवियस लॉ का रेफरेंस क्या है। वो यही है कि इसके पहले लॉ के अंडर भी जो कंपनीज बनाई गई है वो भी वैलिड रहेगी। फिर हमने देखा कि ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी हो, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, LLP हो, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बनती है, उनको एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। जो लिखा भी था कल भी मैंने, एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय और अंडर द लॉ। तो ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो लॉ के अंडर बनती है उसको बोला जाता है बॉडी कॉर्पोरेट। फिर ये बॉडी कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, LLP, कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, सब। फिर हमने एक सेंटेंस भी उसी से रिलेटेड देखा है, दैट ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट ऑल बॉडी कॉर्पोरेट्स आर नॉट कंपनीज। फिर बॉडी कॉर्पोरेट में एक और चीज जो मुझे जरूरी लगा कि एक्सप्लेन कर देनी चाहिए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल एक्ट या स्टैट्यूट के अंदर पास किए जाएंगे। एनी एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय स्पेशल स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, स्पेशल लॉ, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेपरेट लॉ है। जैसे कंपनीज एक्ट सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बना है, इंडिया में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट करेंगी, बनेगी, चलेगी, उनको कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है। बट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के केस में वो लॉ सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए या उसका ऑपरेटिंग देखने के लिए बनाया जाता है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फिर आगे यही सेंटेंस, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड बट नॉट वाइस वर्सा, ये हमने डिस्कस किया।
इसके अलावा जैसे मैंने बोला था कि हर बॉडी कॉर्पोरेट, दुनिया का कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसके साथ हमेशा से ये फीचर रहेगा सेपरेट लीगल एंटिटी। कॉर्पोरेट वेल दैट इज सेपरेशन, ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है, या ओनरशिप अलग है और कंपनी अलग है, कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो एक अपने आप में सेपरेट पर्सन है। कंपनी जो काम करेगी उसके लिए हम शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, कंपनी के वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, बट कंपनी जो काम करेगी उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है, शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल। कुछ सिचुएशन में वो फॉलो नहीं होता है तो उसको बोला जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। अभी कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्या है, ये आज के सेशन में ही आगे आने वाला है, जब हम कंपनी का ये प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस हम देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे ये आ जाएगा। देन फिफ्थ पॉइंट, अब ये जो यहाँ तक का पार्ट था याद रखना, पूरा उसका लॉजिकल डेवलपमेंट भूलो मत, एकदम स्टेप बाय स्टेप हमने देखा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बड़े स्केल पे बिजनेस करना था तो ज्यादा ओनर चाहिए, ज्यादा ओनर चाहिए क्योंकि ज्यादा पैसा जमा करना था, बट इतने सारे ओनर बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते, तो ओनरशिप और मैनेजमेंट सेपरेट कर दिया, मैनेजमेंट पे कंट्रोल रहे, इसके लिए एक्ट बना दिया जो हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंडर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, और हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से बनती है वो बॉडी कॉर्पोरेट है और उसका अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो हमारे आपके जैसा पर्सन है बट नेचुरल नहीं है। हम नेचुरल पर्सन है, उसकी लाइफ नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वही चीज जो आगे उन्होंने कवर करवाई है और वो है आर्टिफिशियल पर्सन। पांचवा पॉइंट जो आगे दिया है आर्टिफिशियल पर्सन की, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है, वो ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं, वो कर सकते हैं, बट वो नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। अब जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिग्नेचर करते हैं, कंपनी के सिग्नेचर का काम करता है कॉमन सील, कंपनी के सिग्नेचर का काम करेंगे कॉमन सील। पहले हर कंपनी को अपना एक सेपरेट कॉमन सील होना कंपलसरी होता था। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 मतलब कंपनीज एक्ट 2013 को ही थोड़ा सा चेंज किया गया, कंपनीज एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2015 में उसको अमेंड किया गया, और अब इसके आगे कंपनीज के लिए कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, तो कॉमन सील नहीं भी रहा, जहां जहां कॉमन सील रिक्वायर्ड होता है वहां 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाता है। याद रखना ये बात, इसके पहले 2015 के पहले अगर आपको कंपनी है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो उस ट्रांजैक्शन पे डायरेक्टर्स की सिग्नेचर के साथ साथ कॉमन सील अफिक्स किया जाता था जो यूज होता था एज ए सिग्नेचर ऑफ कंपनी, बट अब ऐसा नहीं है, आगे वही लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है। Whenever act requires to have common seal, it is sufficient compliance that document is signed by the 2 directors। तो एक्ट में जहां जहां कॉमन सील का रेफरेंस किया है, अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उसकी जगह 2 डायरेक्टर सिग्नेचर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बड़ा चेंज है, बट ध्यान रखना आज की डेट में अभी कंपनीज को कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है लायबिलिटी, काफी ध्यान से सुनना है, समझना है, इसमें कंसेप्चुअल डिस्कशन आएगा। अब हम ऊपर जब देखते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट जो है, ओनरशिप और मैनेजमेंट वो सेपरेट है, फर्स्ट पॉइंट में जैसे हमने देखा, प्लस कंपनी का अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ऐसे केस में अलाउड होता है कि जो मेंबर्स है कंपनी के ओनर्स जो है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रखी जा सके। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने अगर स्टेट बोर्ड के सिलेबस में होंगे, आप स्टेट बोर्ड में पढ़े होंगे तो ओसीएम के सब्जेक्ट में या बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में सीबीएसई वगैरह सिलेबस में आपने पढ़ा होगा, आपने हमेशा से ये फीचर पढ़ा है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड होती है। लिमिटेड कहाँ तक होती है, तो अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, पूरे शेयर कैपिटल में जो एक शेयर होता है उसका जो अनपेड अमाउंट है वहां तक का पार्ट आपको पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर 100 रुपए का है, शेयर होल्डर ने 70 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए तो 30 रुपीज उसके बाकी है, तो वो अनपेड अमाउंट की लायबिलिटी है, ये हमने हमेशा से पढ़ा है। बट प्लीज रिमेंबर कंपनीज एक्ट 2013 कभी ये नहीं बोलता है कि कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ लिमिटेड हो सकती है। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एंड इवन बिफोर दैट कंपनीज एक्ट 1956 दोनों के हिसाब से कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। बट ऑब्वियसली अगर हम ओनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो कंपनी बना रहे हैं
ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी लिमिटेड होना एडवांटेज होता है, क्योंकि लाइबिलिटी अगर आपकी अनलिमिटेड है, आई होप आपने ये सारे कॉन्टेक्स्ट पहले भी पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े तो ध्यान से अगले 2 मिनट ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस में लॉस होते हैं और बिजनेस बंद होता है, तो बिजनेस बंद होने की पहली स्टेप है कि असेट बेचो और क्रेडिटर्स को पैसे दो। पहला हक क्रेडिटर्स का, जिन्होंने आपको उधार दिया था। और अगर बिजनेस की असेट्स क्रेडिटर्स को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो जो उनका शॉर्टेज है वो कैसे फुलफिल होगा? मतलब अगर मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई बिजनेस बंद होता है, कोई भी बिजनेस जनरल हम बिजनेस की बात कर रहे हैं कि वो क्लोज हो रहा है, मतलब वाइंड अप हो रहा है, वाइंडिंग अप बोल दो, लिक्विडेशन बोल दो, डिसोल्यूशन बोल दो, वो बिजनेस बंद हो रहा है। उस बिजनेस में बंद हो रहा है तो पहली स्टेप 1, असेट सोल्ड करो, असेट का सेल होगा। स्टेप 2, पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे करो, और उसके बाद अगर कुछ बच गए तो ओनर्स को दो। मतलब से फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एसेट्स 1 करोड़ में सेल हुए और उसकी जो लाइबिलिटी है वो क्रेडिटर्स के लिए 70 लाख रुपीस थी, तो ये जो 30 लाख बचे हैं ये ओनर्स को जाएंगे। अब ओनर कौन है ये डिपेंड करेगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये सोल ट्रेडिंग बिजनेस था तो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स, या कंपनी है तो फिर शेयर होल्डर्स को, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर है तो उनके मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को। अगर इसी केस में अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये 1 करोड़ के एसेट सेल होते हैं और लाइबिलिटी भी 1 करोड़ है, तो कुछ बैलेंस बचेगा नहीं, ओनर्स के लिए कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, इसी सिचुएशन में अगर ऐसा हो गया कि असेट सेल हुए 1 करोड़, बट जो टोटल लाइबिलिटीज देनी है वो है 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, सो देयर इज शॉर्टेज ऑफ 50 लाख। अब क्रेडिटर्स के ये पैसे जो है, बचा हुआ पैसा जो है, वो ओनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट प्रॉपर्टी से कितना रिकवर कर सकते हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड। तो बिजनेस असेट्स अगर इनसफिशिएंट है, याद रखना बिजनेस असेट्स इनसफिशिएंट है क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, उनका उधार वापस करने के लिए बिजनेस असेट्स अगर इनसफिशिएंट है, तो ओनर्स जो है बिजनेस के, जैसे सोल ट्रेडिंग में है तो सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में है तो को पार्टनर्स एंड करता, एंड अगर कंपनी में है तो शेयर होल्डर्स, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से क्या ये रिकवरी हो सकती है और कितनी रिकवरी हो सकती है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि लाइबिलिटी लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड। जैसे सोल ट्रेडिंग के केस में अनलिमिटेड है, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी बेचनी पड़ी तो भी चलेगा, तब तक ये पैसे वसूल हो सकते हैं कि जब तक वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए। सेम विद द पार्टनर्स, पार्टनर्स के साथ भी वही होता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी के जो ओनर्स हैं वहां पे ऑप्शन मिलता है, कंपनी एक्ट आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड दोनों ऑप्शन देता है। बट अभी जैसे हमने देखा कि अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, याद रखना, इफ लाइबिलिटी इज unlimited, if liability is unlimited, it is disadvantage for owner। बिजनेस के जो ओनर है उनके लिए ये डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है बिजनेस ओनर्स के लिए? क्योंकि अगर बिजनेस में लॉसेस हो गए तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी रिस्क आएगी, और इसीलिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड होना डिसएडवांटेज है। तो जहां ऑप्शन मिलता है, देखो सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर के पास ऑप्शन नहीं है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पास ऑप्शन नहीं है, वहां लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी। बट कंपनी में ऑप्शन अवेलेबल है, इसीलिए प्रैक्टिकली हम कभी ऐसा देखते नहीं कि लाइबिलिटी कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, ऐसा वो जनरली देखने को नहीं मिलती है। हर कोई लिमिटेड लाइबिलिटी वाला ही प्रेफर करता है, और इसीलिए जनरली हम बोल देते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी। जब हम फीचर्स वगैरह आपने कभी पढ़े होंगे, या आपने कभी बिजनेस स्टडीज या जैसे मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के सिलेबस में देखा होगा, तो आपने वहां हमेशा पढ़ा होगा, रादर कंपनी के फीचर्स में ही लोग इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, कि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी हमेशा लिमिटेड रहेगी। बट प्लीज डू रिमेंबर दैट ये लिमिटेड ही रहे, ऐसा जरूरी नहीं, दोनों तरीके से ये पॉसिबल है।
और वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज बहुत अच्छे से केयरफुली ये ध्यान रखना है, हम एक थोड़ा सा टेबल या चार्ट के थ्रू काम करेंगे, जो आप साथ में लिखते रहो तो बेटर रहेगा। सो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन कंपनी। हो सकता है कि किसी का दिमाग थोड़ा शार्प चल रहा हो तो उसने अभी रिकॉग्नाइज किया होगा कि सर आपने मेंबर क्यों लिखा, शेयर होल्डर क्यों नहीं लिखा। मैंने कल ही आपको मोटिवेट किया है उस चीज के लिए कि आपको मेंबर, आपको हर चीज के पीछे क्यों क्या होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। तो जब ये डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, इस डिस्कशन के साथ आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे मेंबर ये वर्ड यूज क्यों किया, शेयर होल्डर क्यों नहीं। और आपका माइंड याद रखना, क्यूरियस तो आपको हमेशा रखना है। वाई मैं लिख देता हूं, वाई नॉट शेयर होल्डर। क्योंकि अभी अभी हम बात कर रहे थे कि कंपनी के ओनर्स तो शेयर होल्डर होते हैं वगैरह। फिर हम लाइबिलिटी की जब बात करते हैं तो ये बिजनेस ओनर्स की लाइबिलिटी होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा सोल ट्रेडिंग में सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में पार्टनरशिप में पार्टनर जो बिजनेस के ओनर होते हैं। फिर यहाँ पे आपने मेंबर क्यों लिखा, मैंने, आपने मीन्स मैंने लिखा है, बट क्वेश्चन आना चाहिए, प्लीज याद रखना। मैं आपको कल भी उसका इंपॉर्टेंस बता चुका हूँ, एक घिसी पिटी स्टोरी मैंने आपको न्यूटन की सुना डाली जो आपने जिंदगी में बहुत बार सुनी थी। बट ये बहुत बहुत जरूरी है कि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, तभी आप चीजों को समझ पाओगे अच्छे से। कल भी मैंने आपको बोला समझो, सीखो, फिर याद करो और आखिरी में फिर लिखो। तो ये प्रायोरिटी, ये सीक्वेंसिंग के साथ आपको सीए का सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, हर चीज रट्टा नहीं हो सकती है। लर्निंग के लिए भी हम एफर्ट जरूर लेंगे, बट पहले समझ में आया है चीज तो लर्न करना और लिखना आसान होगा। बिना समझे अगर आप लर्न करोगे और लिखोगे तो तकलीफ आएगी। तो समझने पे जरूर आपका फोकस होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, एंड जब तक मैं ये पूरा चार्ट डिस्कस करूंगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। नहीं भी मिला तो मैं जरूर बताऊंगा कि व्हाई नॉट अ शेयर होल्डर, क्यों मैंने यहाँ पे मेंबर्स लिखा है। लेट्स सी। तो लाइबिलिटी जो है कंपनी की, ये दो तरीके से, मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है ये दो तरीके से डिवाइड की जा सकती है। एक पार्ट हो सकता है लिमिटेड और दूसरा हो सकता है अनलिमिटेड। अब लिमिटेड है बट कहां तक, इसके दो और पार्ट बन जाते हैं। लिमिटेड है बट कहां तक लिमिटेड है, तो इसके आगे दो और पार्ट बन जाते हैं, जिसमें से एक है लिमिटेड बाय शेयर्स। अब एक और कैटेगरी आपके सामने आएगी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अब ये एक और नई चीज, वैसे देखा जाए तो ये नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस था वहां पे आपको एक टॉपिक था टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें आपको प्राइवेट पब्लिक 1% कंपनी के अलावा लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, ये सब आपको वहां पे भी सिखाया जा चुका है। फिर भी नहीं तो भी अच्छे से ध्यान रखना, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। तो जब हम बोलते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी वो है अप टू unpaid amount of shares, up to unpaid amount of shares। तो कंपनी का जो पूरा शेयर कैपिटल होता है उसकी एक मिनिमम वैल्यू डिसाइड की जाती है शेयर से। फॉर एग्जांपल किसी नॉर्मल कंपनी में शेयर का वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। अब ये जो पैसे है, ये 100 रुपीज का जो शेयर है, मतलब अगर किसी को भी कंपनी में कंट्रीब्यूट करना है, ओनर बनना है, तो उसको 100 रुपए देने हैं एक शेयर के। फिर उसके पास ज्यादा पैसे तो वो 2 शेयर खरीद सकता है, 200 रुपए देने हैं। बट अब ये जो 100 रुपए है कंपनी एक साथ ले ऐसा जरूरी नहीं, स्टेप बाय स्टेप लिए जा सकते हैं। आपने फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट सीखा है, कंपनी अकाउंट्स में आपने देखा होगा एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो ऐसे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप ये पैसा लिया जा सकता है। तो अगर कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और शेयर होल्डर्स ने से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पेड किए हैं, 100 रुपीज पेड कर दिए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाएगा फुल्ली पेड शेयर्स। ये फुल्ली पेड शेयर्स हो गए। और अगर कंपनी ने मांगने के बाद ही देते, वो कंपनी ने मांगे और शेयर होल्डर ने अभी तक 70 रुपए दिए, कंपनी ने 30 रुपीज मांगे नहीं, तो ये जो है इसको बोलेंगे पार्टली पेड अप शेयर।
फुल्ली पेड एंड पार्टली पेड अप शेयर। अब अभी अभी मैं ऊपर लिख के आया हूं कि कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स बनाई जाती है तो वो रहेगी लिमिटेड अप टू, कहां तक बोला है उन्होंने, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स। अब अगर कंपनी के शेयर्स फुल्ली पेड है तो अनपेड अमाउंट कितना है यहाँ पे, फुल्ली पेड में अनपेड कितना है, 0। इसका मतलब उसकी लाइबिलिटी पूरी हो चुकी है, अब आप उससे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते। पर जहां पार्टली पेड है ये है, यहाँ पे अनपेड अमाउंट है 30 रुपीज। 30 इसीलिए क्योंकि हमने ऐसा एग्जांपल सेट किया, अगर ऊपर 70 की जगह 80 पेड होता तो अनपेड 20 होता, लाइक दिस। तो ये अनपेड अमाउंट कंपनी शेयर होल्डर से कभी भी मांग सकती है, और ये जो पैसे कंपनी उनसे मांगती है ये मांगे जा सकते हैं, याद रखना, ये मांगे जा सकते हैं ड्यूरिंग कंपनी कैन कॉल unpaid amount, company can call unpaid amount during the lifetime of company or at the time of winding up। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, दोनों टाइम ये मांगे जा सकते हैं कि कंपनी चल रही थी, बिजनेस रेगुलर चल रहा है, किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए, मांग लो। कंपनी वाइंड अप हो गई, क्रेडिटर को पैसे देने के लिए कम पड़ रहे हैं, ये अनपेड अमाउंट मांग लो। तो कंपनी ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम वाइंडिंग अप दोनों टाइम मांग सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी है, लिमिटेड ही है बट अब बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी में यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो है अप टू guaranteed amount बाय मेंबर। जितनी गारंटी देंगे, मतलब मेंबर से गारंटी लिख के ली जाएगी कि वो कंपनी को इतना पैसा देंगे, अमाउंट रहेगा, शेयर नहीं रहेगा, अमाउंट रहेगा स्पेसिफिक कि इतना अमाउंट मेंबर कंपनी को देगा। बट रिपीट, ध्यान से सुनना, बट ये अमाउंट जो है ये मांगी जाएगी ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सुनने में अजीब लग सकता है बट जरूर ध्यान से लिख लेना, इसका भी लॉजिक बताया जाएगा आपको, बिना लॉजिक के कोई चीज होगी ही नहीं। दैट ये कब मांगे जाएंगे पैसे, दिस अमाउंट कैन बी कॉल्ड गारंटीड अमाउंट, जो हम मेंबर से लेने वाले हैं, गारंटीड अमाउंट can be called at the time of winding up only। सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे ये पैसे मांगे जा सकते हैं, तब तक नहीं। फिर यहां फिर से क्वेश्चन आता है, कैसे, ऐसा कैसे होगा कि कंपनी अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे उसके ओनर पैसे देंगे तो फिर कंपनी बिजनेस चलाएगी कैसे। अब याद रखना ये भी काफी रेयर कैटेगरी है बट पॉसिबल है। ये उन बिजनेसेस के लिए पॉसिबल है, एक ये ऐसे बिजनेसेस के लिए पॉसिबल है जहां ओनर्स का इनिशियल कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर इनिशियली बहुत सारा बोरोड कैपिटल प्रमोटर्स अरेंज करके रखते हैं, तो फिर हमें इनिशियल कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। तो फिर ये कंपनी सिर्फ ऐसे मेंबर्स रखेगी जो एक सर्टेन अमाउंट गारंटी दे रहे कि वाइंडिंग अप पे हम दे देंगे, बट फिर उनको एक्चुअल शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं। ये भी काफी रेयर कैटेगरी है, याद रखना। ये दोनों कैटेगरी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक जो आगे आएगा आपका अनलिमिटेड वाला पार्ट और एक जो लिमिटेड बाय गारंटी वाला पार्ट है, ये प्रैक्टिकली काफी कम देखे जाते हैं। प्रैक्टिकली जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये याद रखना। बट ये ऐसे बिजनेसेस के लिए सूटेबल रहेगा जहां पे इनिशियल कैपिटल आपको या तो बोरोड फंड से मिल रहा है या उसकी उतनी जरूरत नहीं है, तब ये पॉसिबल है। फिर एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो इन दोनों कंपनीज में आता है, ध्यान से सुनना, समझना और लिखते रहना बहुत जरूरी है, दैट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट हैव गारंटी
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके पास गारंटी नहीं हो सकती, बट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, याद ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन हैव शेयर कैपिटल। अब ये इंटरेस्टिंग वन वे है, इट इज द वन वे। ध्यान से सुनो, अगर आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन की और आपने टाइप सिलेक्ट किया, जब प्रमोटर्स कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं उसी वक्त उनको डिसाइड करना पड़ता है कि उनको कौन से टाइप का कंपनी उनके बिजनेस के लिए सूटेबल है। प्राइवेट पब्लिक के अलावा उनको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि प्राइवेट है पब्लिक है, बट लाइबिलिटी वाइज कैसा रहेगा। प्राइवेट होना, पब्लिक होना, 1% कंपनी होना, ये नंबर ऑफ ओनर्स के हिसाब से है। जैसे आपने ये पढ़ा भी होगा, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। 1% कंपनी में एक ही पर्सन होता है। ये तो नंबर ऑफ ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। बट प्राइवेट हो, पब्लिक हो, ओपीसी हो, बट कैसे लाइबिलिटी कैसे रखेंगे, लिमिटेड या अनलिमिटेड। लिमिटेड में लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। और जब वो लिमिटेड बाय शेयर सिलेक्ट करते हैं और वैसा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बाद में वो अपने मेंबर्स से गारंटी नहीं मांग सकते। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट हैव अ गारंटी, बट अगर रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने सिलेक्ट किया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दे कैन हैव अ शेयर कैपिटल, वो बाद में शेयर्स इशू कर सकते हैं। फिर उस केस में गारंटी भी और शेयर्स भी, दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे रहेगी। तो गारंटी भी है, शेयर कैपिटल भी है, तो गारंटी का पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पे आ सकता है, शेयर्स के पैसे अनपेड अमाउंट जो रहेगी उसकी वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी और एट द वाइंडिंग अप दोनों जगह आ सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये वन वे है, बिकॉज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन नॉट हैव अ गारंटी, बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कैन हैव अ शेयर कैपिटल, ऐसा होना पॉसिबल है। फिर जहां तक बात है अनलिमिटेड कंपनी की, जो आखिरी कैटेगरी है कि कंपनी के जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी कैसे रहेगी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो अनलिमिटेड है मतलब सिंपल सा पार्ट है, पर्सनल असेट्स ऑफ मेंबर्स will be utilized to repay business debts। बिजनेस के डेब्ट्स, बिजनेस के पैसे वापस करने के लिए अगर कंपनी की एसेट्स कम पड़ती है तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से ये दिया जा सकता है। अब याद रखना अनलिमिटेड कंपनी जो है, अनलिमिटेड कंपनी में कैन हैव शेयर्स, आप शेयर्स रख सकते हो, बट शेयर्स रखे इसका मतलब अनपेड अमाउंट तक ही लाइबिलिटी है ऐसा नहीं। या कैन हैव अ गारंटी, इनके पास शेयर्स भी हो सकते हैं और गारंटी भी हो सकती है एक बेसिक अमाउंट कंट्रीब्यूशन के लिए, बट इस शेयर्स के अमाउंट पे या गारंटी के अमाउंट पे लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। उसके अलावा अगर वो पैसे कम पड़ते तो और भी पैसे पर्सनल असेट्स में से मेंबर्स को देने पड़ेंगे, और इसीलिए ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जनरली कोई प्रेफर नहीं करेगा क्योंकि उससे ओनर्स की पर्सनल असेट पे रिस्क आती है। तो अगर आप यहाँ ध्यान देते हो तो लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर्स इन अ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स रहेगा विच कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, और वहां गारंटी नहीं हो सकती। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अगर है तो वहां पे अप टू गारंटीड अमाउंट रहेगा जो सिर्फ वाइंडिंग अप पे आ सकती है और जिसके पास शेयर कैपिटल भी हो सकता है। और फिर अनलिमिटेड कंपनी जहां शेयर्स है और जहां गारंटी है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज वहां पे है। तो ये जो सारा पार्ट है ये है लाइबिलिटी के ऊपर कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसे रहेगी। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, याद रखना आगे जाके हमें टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है, वैसे आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, पर टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ना है जहां पे हम टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी ऐसा सेक्शन हम देखने वाले हैं। आप सेशन के बाद अगर नोट्स की सॉफ्ट कॉपी को अगर आप गो थ्रू करोगे तो आपको ये सेक्शन मिलेगा भी। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी अगर हम देखते हैं तो 3 कैटेगरी आएगी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड तीसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी।
ऐसी कंपनी जहां मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। इनके स्पेसिफिक डेफिनेशंस भी है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का डेफिनेशन आपको मिल जाएगा सेक्शन 2 क्लॉज 21 में, ये मिलेगा आपको सेक्शन 2 क्लॉज 22 में, और ये मिलेगा आपको सेक्शन 2 क्लॉज 92 में। ये डेफिनेशंस आपको मिलेंगे अगर आप वहां देखते हो। बट यहाँ से आगे खत्म नहीं होता है। ये जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इसके रादर दो पार्ट बन सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग विदाउट शेयर कैपिटल, एक बन सकता है विदाउट शेयर कैपिटल, उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ गारंटी वाले का डेफिनेशन है। फिर आगे उसके हिसाब से रूल्स बदलेंगे कि विद शेयर कैपिटल है तो अलग और विदाउट शेयर कैपिटल है तो अलग। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल एंड हैविंग शेयर कैपिटल। फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में भी दो पार्ट बनेंगे, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी विथ शेयर्स एंड विथ गारंटी, या तो शेयर्स रहेंगे या तो गारंटी रहेगी। और फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस आएंगे। तो ये जो पार्ट है, ये टाइप्स ऑफ कंपनी बता रहा हूं मैं आपको बेस्ड ऑन लायबिलिटी, और उसी से हमने देखा लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सेशन के शुरू में शुरू किया था, मैंने यहाँ पे लिखा लायबिलिटी ऑफ मेंबर, बट शेयर होल्डर ये वर्ड यूज नहीं किया। रीजन, हर कंपनी में शेयर होल्डर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब तक आपने अपना थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज किया ही होगा, ये मुझे पता है, फिर भी मैं जरा बता देता हूं, अगर किसी को नहीं चमका होगा तो अब ये क्लिक हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर कंपनी में शेयर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर कंपनी में ओनर्स जरूर है, जो ये बिजनेस की रिस्क ले रहे हैं, बिजनेस की लायबिलिटी उठा रहे, ओनर्स जरूर है, बट वो ओनर सिर्फ शेयर के थ्रू बना जा सकता है ऐसा नहीं। शेयर्स के अलावा भी एक लीगल वे है, एंड विच इज अ गारंटी। और इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ शेयर होल्डर वर्ड अगर मैं यूज करता, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, तो ये जो सेकेंड कैटेगरी थी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें भी विदाउट शेयर कैपिटल वो कहा जाता, वो तो यहाँ कवर होता ही नहीं। और इसीलिए याद रखना कि कंपनी के लिए लायबिलिटी ऑफ मेंबर ये वर्ड यूज किया मैंने, लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर नहीं। इवन जब हम डेफिनेशंस के सेक्शंस के थ्रू जाएंगे और बेसिक में भी मैं देखूंगा कि देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ वर्ड, नो डेफिनेशन ऑफ वर्ड, ये काफी शॉकिंग लगता है बट है ऐसा। नो, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ वर्ड शेयर होल्डर इन कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में शेयर होल्डर इस वर्ड का कोई डेफिनेशन ही नहीं है कि शेयर होल्डर मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन नहीं। मतलब सबको पता है जो शेयर का मालिक वो शेयर होल्डर, बट कंपनीज एक्ट शेयर होल्डर वर्ड को डिफाइन नहीं करता है। कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन दी गई है मेंबर की, डेफिनेशन ऑफ मेंबर को इंपॉर्टेंस दिया गया है। और अगेन बेसिक्स के सेशन में मैं इस डेफिनेशन को भी कवर करने वाला हूं, विच इज कवर्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये दिया है कि मेंबर मतलब क्या, और फिर कैसे वो शेयर होल्डर इस वर्ड के साथ कनेक्टेड रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, ये भी हम बेसिक्स में देखने वाले। ये सारा बैकग्राउंड मैंने इसीलिए आपको समझाया था कि कल भी मैंने ये बोला था आपको कि कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है और इतने क्रॉस कनेक्शन है कि पहले टॉपिक में जो हम पढ़ते हैं उसका आगे किसी तो भी टॉपिक में, मतलब अगर आप स्टडी मटेरियल के सीक्वेंस वाइज जाओगे, कोई भी रेफरेंस, कोई भी अच्छा रेफरेंस बुक भी आप कंपनीज एक्ट के लिए उठा लो, किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के लिए देख लेना, आईसीएआई के सिलेबस के लिए देख लेना, आईसीएसआई जो कंपनी सेक्रेटरीज का इंस्टीट्यूशन है उनके लिए देख लेना, किसी भी सिलेबस में देखना, तो सिलेबस तो एक स्ट्रक्चर में दिया रहेगा कि चैप्टर में पहले प्रिलिमिनरी सेक्शंस, फिर इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल के सेक्शंस, या अदर प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इशू के है, शेयर कैपिटल इशू करने से रिलेटेड है, फिर उसके बाद शेयर कैपिटल, फिर मेंबरशिप एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वन बाय वन आएगा, अलग अलग चैप्टर में आएंगे। लेकिन मैं अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे आगे के टॉपिक्स की जरूरत पड़ रही, तो एक्चुअल टॉपिक में तो कितनी पड़ेगी। और इसीलिए हम ये बेसिक जहां जिन जिन आगे के टॉपिक्स के ऐसे बेसिक्स जो बीच बीच में आते रहते हैं वो सारे हम पहले एक साथ सीख लेंगे, एक साथ ये सारे बेसिक सीख लेंगे, तो जब हम उन टॉपिक्स पे जाएंगे तो मुझे आगे रेफर करने की जरूरत नहीं, पीछे ही आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आपको उससे रिलेटेड आंसर्स याद भी आए जब हम ये डिस्कशंस करें कि ये हमने बेसिक में देखा था, तो काफी यूजफुल रहेगा।
ये ध्यान रखना। तो बेसिक सेशंस जरूरी है। तो आज जो हमारा मेजर फोकस अभी तक के सेशन में था वो था लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स की तरफ, जो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड भी हो सकता है। ऑब्वियसली कोई प्रेफर नहीं करता है अनलिमिटेड कंपनीज बनाना फॉर अ सिंपल रीजन, क्योंकि पर्सनल असेट्स पे किसी को रिस्क नहीं थी। बट फिर बना नहीं सकते ऐसा नहीं, कंपनीज एक्ट आपको पूरा फ्रीडम देता है कि आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज बना सकते हो, और ये ध्यान रखना। तो बेसिकली जो हमारा पार्ट चल रहा है जहाँ पे हम कंपनीज का इवोल्यूशन देख रहे थे, तो कल हमने पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर बड़ा डिस्कशन किया। फिर आज हमने देखा कि 5वें पॉइंट में ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सिंपल था। कॉमन सील ये भी सिंपल था। लाइबिलिटी में हमने काफी चीजें देखी। अब यहां से आगे ध्यान रखना कि हम जो ये सारे फीचर्स देखते हैं इसमें से अभी सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नॉर्मली लोगों की बहुत रेयरली अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी देखने को मिल सकती है। ये जो दोनों पार्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, इन दोनों फीचर्स की वजह से, जैसे मैंने बोला था कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे ऐसे सेक्शंस आएंगे जिससे मेंबर्स को, शेयर होल्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, डायरेक्टर्स पे ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरीके से सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस लिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से देयर विल बी प्रोविजंस which protects the creditors। किसको प्रोटेक्ट करेंगे? ये क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे मेंबर्स के प्रोटेक्शन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है, वैसे क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए एप्रोप्रिएट प्रोविजन शेयर कैपिटल में रखे जाते हैं। अगर मैं आपको हिंट दूंगा, इस हिंट से आप कुछ टॉपिक कनेक्ट कर सकते हो। हमारे सिखाने में वो आएगा, थोड़ा बाद में आएगा, बट अगर आपने तब तक कनेक्ट कर लिया तो ठीक है। आपने आपके फाउंडेशन के सिलेबस में अगर ये अच्छे से सीखा है, एक टॉपिक हुआ करता था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक ऐसा टॉपिक था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा एक टॉपिक आपको हुआ करता था। और अगर आपने उसके प्रोविजन केयरफुली कभी भी उसकी अकाउंटिंग जो की है, वो लीगल प्रोविजन के हिसाब से अकाउंटिंग होती है उसकी, तो वहां ध्यान दिया होगा, तो ये पर्पस वो फुलफिल कर रहे हैं। वो क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने का काम इस प्रोविजन में, ये एक एग्जांपल हुआ, और भी है। ये एक एग्जांपल हुआ जैसे क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी जो करेगी उसके लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो दोनों एक दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये पहला इशू। दूसरा, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो क्रेडिटर्स का पैसा डूब रहा होगा तो क्या, तो इसीलिए क्रेडिटर्स को भी अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन हो लॉ मेकर्स की तरफ से, ऐसे प्रोविजंस आते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, तो आपको जो वाई वाला आंसर है जहां क्रेडिटर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो वो आंसर्स आपको यहाँ पे मिलता है। फिर लाइबिलिटी जिसमें लिमिटेड अनलिमिटेड ये सब देखने के बाद अगला पार्ट जो हमने देखा है वो है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे नॉर्मल पर्सन की डेथ होती है, या नॉर्मल पर्सन इंसॉल्वेंट होता है, वैसे या नॉर्मल पर्सन बीमार होता है, कंपनी के साथ ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। तो ना ही कंपनी की डेथ हो सकती है, ना ही वो बीमार हो सकता है। वो बंद जरूर हो सकता है, याद रखना। परपेचुअल सक्सेशन होना मतलब कंपनी कभी बंद नहीं होती, ऐसा नहीं है। जैसे कंपनी बनाने की प्रोसीजर कंपनीज एक्ट में है। कंपनीज एक्ट 2013 में रूल्स दिए, रेगुलेशंस दिए, प्रोसीजर्स दिए, जिससे हम कंपनी बनाते हैं। उसी तरीके से इसी एक्ट के अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं कि कंपनी खत्म कैसे होगी। तो जैसे कंपनी बनाने के प्रोविजन है, वैसे कंपनी खत्म कैसे होगी उसके भी प्रोविजन यहाँ पे लॉ में दिए हैं, और उन्हीं प्रोविजंस को फॉलो करके कंपनी खत्म हो सकती है, तब तक नहीं। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आगे दिया है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी बेसिकली देखा जाए तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी से ही हो जाता है कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी। तो ये जो पार्ट है, ये इवोल्यूशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू या कंपनी के फीचर्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की, क्योंकि कंपनी एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उसी पे डिपेंडेंट करेगा कि उसके लिए रूल्स कैसे बनेंगे। तो रूल्स का लॉजिक आपको यहाँ से आने वाला है, और इसीलिए हमने ये इवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट किया। अब इस इवोल्यूशन प्रोसेस के बाद जो अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे वो है कॉर्पोरेट वेल। याद रखना, कॉर्पोरेट वेल का डिस्कशन हमारा आज कंप्लीट होगा, और फिर हम ये सेशन कंक्लूड करेंगे। ध्यान देना है, छोटा सा कंसेप्ट है, इजीली हो जाएगा। छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज अ प्रिंसिपल और रूल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कंपनी में ओनरशिप मैनेजमेंट अलग अलग होना या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसी को बोला जाता है कॉर्पोरेट वेल।
अगर आप उसका लिटरल मीनिंग देखोगे, लिटरल मीनिंग डिक्शनरी मीनिंग वगैरह देखोगे कि वेल मतलब बेसिकली पर्दा, देयर इज समथिंग विच डिफरेंशिएट्स टू बोथ ऑफ देम, ये इन दोनों को सेपरेट करता है। कौन से दोनों को? कंपनी और कंपनी के ओनर्स को सेपरेट करने वाला जो पर्दा है वो है कॉर्पोरेट वेल। सो देयर इज पर्दा है, पर्दा कॉर्पोरेट वेल ये फॉलो होगा और उसी को हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और कंपनी के ओनर्स दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग रहेंगे। By registration, company has its own legal personality distinct from its owner. Distinct from its owner, अपने ओनर से अलग, डिफरेंट उसकी एक खुद की एंटिटी है, उसी को बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। और ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जो पहला लैंडमार्क हम बोल सकते हैं कि बड़ा केस लॉ था, दैट इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये एक बड़ा केस लॉ था जो सेटल हुआ और वहां से ये कॉन्क्रीटली हो गया, कॉन्क्रीट प्रूफ हो गया कि कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर्स और चलाने वाले अलग है। कंपनी के ओनर को कंपनी के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते, दोनों का काम अलग है। हुआ क्या था एग्जैक्टली वही स्टोरी आपको सुनाई है। प्लीज याद रखना ये बेसिक सेशंस है, ये बेसिक सेशन में जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सिर्फ आपको सपोर्टिंग पर्पस के लिए है। आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके लिए ये पार्ट फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर अंडरस्टैंडिंग के पार्ट है। जैसे कॉर्पोरेट वेल पे बोलो या फीचर ऑफ कंपनी पे बोलो, कभी कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसे लिखना चाहिए वो रेगुलर नोट्स में कवर होगा, साथ ही साथ में क्वेश्चन बैंक में भी कवर होगा। मैंने आपको बोला है कल के सेशन में कि आपको रेगुलर नोट्स मिलेंगे कंपनी लॉ के, फिर उसका क्वेश्चन बैंक, अलाइड लॉ के रेगुलर नोट्स प्लस उनका क्वेश्चन बैंक, तो वहां आपको डिटेल रहेगा कि एग्जैक्टली कैसे लिखना है क्वेश्चन आंसर। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझाने के पर्पसेस के लिए है। जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल का हम एक ही केस लॉ देख रहे हैं, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नोट्स में जब आएंगे आपके सामने, जब आपके पास जब नोट्स आएंगे तो आप वहां देखोगे तो उसमें और भी बहुत सारे पार्ट है, और भी बहुत सारे केस स्टडीज है जिसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि कंपनी और कंपनी के ओनर दोनों सेम चीज नहीं है। लेट्स सी सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। नाउ मिस्टर सोलोमन वाज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बूट मैन्युफैक्चरिंग एज अ सोल प्रोप्राइटर। तो ये स्टोरी हिस्ट्री एग्जैक्टली यही हुआ था कि सोलोमन बूट मैन्युफैक्चर, शूज मैन्युफैक्चर करते थे, जूते बनाते थे, खाते नहीं थे, जूते बनाते थे, थोड़ा ध्यान रखना। He incorporated a company named Solomon and Company Limited for the purpose of taking over this business. तो हुआ ऐसा कि उन्होंने एक कंपनी बनाई। अब कंपनी का नाम भी था सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, बट इसको उस वक्त जो भी उनके देश में कंपनी लॉ था उसके हिसाब से उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और कंपनी बनाई। अब जब कंपनी बनती है तो बिजनेस दो तरीके से पॉसिबल है, या तो वो कंपनी खुद अपना नया बिजनेस सेटअप करे या किसी और का चल रहा हो बिजनेस टेक ओवर भी कर सकते हैं। तो हुआ ये कि सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने टेक ओवर किया, टेक ओवर बिजनेस ऑफ मिस्टर सोलोमन। सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने मिस्टर सोलोमन का पूरा बिजनेस टेक ओवर किया, बिजनेस लिया, मतलब बिजनेस की सारी एसेट्स ले ली, लायबिलिटीज ले ली। अब बिजनेस का मालिक कौन था? मिस्टर सोलोमन। अब नया मालिक कौन है? सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब ये मत बोलना कि सर ये कंपनी तो उसी ने बनाई है, फिर क्या? वही तो बात है, कंपनी भले ही उसने बनाई होगी, कंपनी उसने बनाई होगी, लेकिन कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, उसकी अपनी एक इंटिटी है, उसका अपना एक अस्तित्व है, और ये अस्तित्व तुम मना नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ ने बोला है, कानून ने बोला है कि हाँ भाई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक सेपरेट पर्सन है। तो मिस्टर सोलोमन, तो यहां डील हो रहा है और ये डील में एक नहीं दो, एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, याद रखना। एक साइड है मिस्टर सोलोमन और दूसरे साइड है सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग पर्सन है। ये पर्सन नंबर 1, ये पर्सन नंबर 2, दोनों पर्सन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कि सोलोमन अपना बिजनेस कंपनी को दे देंगे और कंपनी बदले में उनको कुछ देगा, कंपनी में बदले में उनको उनका परचेस कंसिडरेशन, ऐसा अभी वर्ड में लिख रहा हूं, परचेस कंसिडरेशन देगा, मतलब पैसे देंगे, प्राइस देंगे, बट उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं दिए, उसके बदले शेयर्स भी दे दिए उनको। तो सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने उनको क्या दिया? तो यही आगे आपको लिखाया गया है, पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन। तो जो बिजनेस की वैल्यू डिसाइड हुई
उसका टोटल वैल्यू डिसाइड हुआ 39,000 पाउंड। 39,000 पाउंड ये सोलोमन का बूट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस का वैल्यू है। ये बिजनेस उन्होंने सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को दे दिया। अब सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने उनको क्या दिए, तो कैश पेड किया 9,000 पाउंड्स का, शेयर्स दे दिए उनको 20,000 पाउंड के, एक शेयर का वैल्यू 1 पाउंड था। फिर सिक्योर्ड डिबेंचर्स भी दे दिए। डिबेंचर याद रखना, शेयर्स और डिबेंचर का बेसिक डिफरेंस आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा। शेयर्स डिबेंचर दोनों से कंपनी को कैपिटल मिलता है। शेयर्स ओन्ड कैपिटल में आता है और डिबेंचर बोरोड कैपिटल में आएगा। जो पर्सन शेयर होल्डर बनता है, जो शेयर खरीद के शेयर होल्डर बनता है, वो कंपनी का ओनर होता है। जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी का क्रेडिटर है, उसने उधार दिया है। शेयर होल्डर को एज अ रिवॉर्ड डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट होगा तो उसमें से डिविडेंड मिलेगा। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। तो शेयर्स अलग है और डिबेंचर्स अलग है। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने ये सारा बिजनेस खरीदने के लिए कुछ कैश पे किया, कुछ शेयर्स दिए और कुछ डिबेंचर्स दिए। नाउ द 6 members of a family of Mr. Solomon were issued 1 share each। बाकी कंपनी के, मतलब ये जो इतने शेयर्स थे, ये 20,000 पाउंड के शेयर्स, इसके अलावा बाकी 6 शेयर्स थे और वो भी सोलोमन की फैमिली के पास ही थे। बाहर का कोई इन्वॉल्व नहीं किया, फैमिली बिजनेस चला रहे। सारे के सारे शेयर होल्डर सोलोमन के फैमिली मेंबर्स। सोलोमन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, वो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। अब वो खुद ही शेयर होल्डर है तो खुद को ही डायरेक्टर बनाया और उसके एमडी बन गए। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अब स्टोरी ने टर्न लिया है, बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। इन द कोर्स ऑफ बिजनेस द कंपनी बोरोड फ्रॉम क्रेडिटर्स, जो दूसरे बाहर के क्रेडिटर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ 7,000 पाउंड, इतना लोन था कंपनी पे दूसरे क्रेडिटर डिबेंचर्स के अलावा। ड्यू टू द ट्रेड डिप्रेशन कंपनी रैन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड इवेंचुअली वेंट इनटू लिक्विडेशन। द असेट्स रियलाइज ओनली $6,000। असेट्स सिर्फ $6,000 के बचे और क्रेडिटर को पैसे देने थे $7,000 प्लस डिबेंचर्स भी थे। अब हुआ क्या, ध्यान रखना। कंटेंशन ऑफ क्रेडिटर, क्रेडिटर्स का क्या बोलना था, ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या नेचर की थी उस पर भी डिस्कशन होगा, बट पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं। कंटेंशन ऑफ क्रेडिटर्स, द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये वर्ड पे फोकस रखना, जरा ध्यान रखना है, बहुत केयरफुली देखना है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऐसा लिखा है। और ऊपर मैं वापस लेके जाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सोलोमन को डिबेंचर्स मिले हैं ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है 10,000। दैट, वापस पढ़ रहा हूं मैं, कंटेंशन ऑफ क्रेडिटर्स, द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंटेंडेड दैट सोलोमन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम ऑफ कंपनी, द सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज मेयर द एजेंट ऑफ सोलोमन। वो कंपनी और सोलोमन दोनों एक ही है, ऐसा क्रेडिटर का बोलना था। क्यों क्यों क्रेडिटर का ऐसा बोलना था, क्यों वो लेके ये सब चीजें लेके कोर्ट तक गए, क्यों झगड़ा किया उन्होंने, वही रीजन अब हम समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे मैं थोड़ा लोकेशन क्लियर कर लेता हूँ और अब थोड़ा ध्यान से केयरफुली आपको ये समझना है। बाकी आप पहले जो लिखवाया वो चीजें आपने डेफिनेटली लिख ली होंगी। हुआ ये कि सोलोमन का बिजनेस लिक्विडेट हो रहा था, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का। सोलोमन ने ये बिजनेस का मेजोरिटी शेयर होल्डर था मिस्टर सोलोमन, प्लस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, प्लस डिबेंचर होल्डर था। और डिबेंचर होल्डर्स की जो डिबेंचर की वैल्यू थी वो 10,000 थी। मतलब डिबेंचर होल्डर था मतलब ही कंपनी का क्रेडिटर भी था। अब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, वाइंडिंग अप हो रहा था कंपनी का, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से या रिसेशन की वजह से कंपनी का बिजनेस चल नहीं रहा था, लॉसेस हुए। थोड़ी देर पहले ही जब हमने ऊपर लाइबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड का सब देख रहे थे तो हमने देखा था जब भी बिजनेस बंद होता है स्टेप 1 होती है कि असेट सेल करो। स्टेप 1 सेल असेट्स। अब इन्होंने भी ये किया और ये जो असेट्स बची वो बची 6,000 पाउंड, इतनी ही असेट्स उनके पास बची, 6,000 पाउंड जितनी। स्टेप 2 पे टू क्रेडिटर्स। नाउ अब इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, क्रेडिटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड
और एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है कि लोन देने वाले के पास असेट्स अगर गिरवी रखी जाती है तो वो हो गया सिक्योर्ड लोन, और बिना कुछ गिरवी रखे रहा तो वो है अनसिक्योर्ड लोन। मतलब अगर आप जब बैंक से सपोज कोई पर्सन घर बनाने के लिए घर के लिए लोन लेता है और वो घर बैंक के पास गिरवी है, मतलब उस लोन को अगर हमने रीपे नहीं किया तो वो हमारा घर या प्रॉपर्टी जो भी गिरवी रखी है वो बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। कौन? बैंक। मतलब वो लोन हमारे लिए सिक्योर्ड है। और अगर हमने ऐसा कुछ गिरवी नहीं रखा तो इसका मतलब ये जो लोन है ये अनसिक्योर्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हमने सीक्वेंस में तो देख लिया कि पहले क्या होगा, असेट का सेल होगा, फिर उसके बाद किसको पे किया जाएगा, क्रेडिटर को पे किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो ओनर्स को, ओनर्स अगर सरप्लस है, इफ एनी, अगर कुछ इफ एनी सरप्लस, अगर कुछ सरप्लस है तो। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम था कि सरप्लस तो था ही नहीं, तो इस चीज का कोई क्वेश्चन आता ही नहीं। क्यों नहीं था सरप्लस? क्योंकि ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उनके 7,000 पाउंड उसको देने थे कंपनी को, और ये जो डिबेंचर्स थे सिक्योर्ड वो थे 10,000। टोटल 17,000 पाउंड की लाइबिलिटी थी। कंपनी के पास जो असेट बचे थे वो थे 6,000 के, और जो पैसे देने बाकी थे वो थे 17,000। अब इसमें भी जब प्रायोरिटी आएगी तो पहला प्रायोरिटी, पहला चांस मिलता है सिक्योर्ड को, और अगर फिर कुछ बचे तो मिलेंगे अनसिक्योर्ड को। अब गड़बड़ ये थी कि ये सिक्योर्ड में 10,000 रुपए के डिबेंचर सोलोमन के थे, और उसकी लिए इसलिए ये जो असेट सेल हुई इसमें से सबसे पहला पेमेंट किसको जाएगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये सिक्योर्ड क्रेडिटर में इधर फिर से एक बार कौन बैठा हुआ था, मिस्टर सोलोमन। सोलोमन सोलोमन जो भी है, स्पेलिंग देख लेते हैं, मिस्टर सोलोमन। तो ये बैठे थे एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो उन्होंने पहले वो 6,000 रुपए ले लिए, और ये जो बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे दे गॉट नथिंग, उनको कुछ मिला ही नहीं। अंडा बड़ा इल्ले। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहली प्रायोरिटी मिली, और बचे थे 6,000, उसके खुद के 10,000 में से 6,000 मिले, 4,000 तो उसका भी नुकसान हुआ, बट एटलीस्ट उसको 6,000 मिले और इनको कुछ नहीं मिला। और अब फिर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कोर्ट में गए, उन्होंने बोला कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के नाम पे सोलोमन को 6,000 मिले ये पाउंड्स, ये नहीं मिलने चाहिए थे। मैं वापस क्रेडिटर्स के कंटेंशन पे जा रहा हूं, क्रेडिटर्स के कंटेंशन पे। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कंटेंडेड दैट सोलोमन वाज कैरिंग ऑन बिजनेस इन द नेम ऑफ अ कंपनी, दस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज मेयर द एजेंट ऑफ सोलोमन। उनका बोलना ये था कि ये कंपनी और सोलोमन एक ही है, ये अलग अलग तो है नहीं। उसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर है, वो कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर है, एमडी है, सब कुछ वही वही क्रेडिटर, ऐसा कैसे चलेगा? वही बिजनेस डिसीजन ले रहा है, उसके बिजनेस डिसीजन की वजह से लॉसेस हुए हैं, तो उसको ये पैसे नहीं मिलने चाहिए, ऐसा किसका बोलना था? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का। सोलोमन को शेयर्स के पैसे नहीं मिल रहे थे, सोलोमन को जो डिवेंचर मिले थे ना उसके पैसे वो एज ए सिक्योर्ड क्रेडिटर मांग रहा था, बट इनका बोलना है कि उसको मिलने ही नहीं चाहिए क्योंकि वही है जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान हुआ है, तो उसको ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। फिर कोर्ट ने क्या बोला, ये ध्यान रखना कि कोर्ट का बोलना था इट वाज हेल्ड दैट सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वाज अ रियल कंपनी fulfilling all the requirements. It has an identity different from its members and therefore the secured debentures were to be paid in priority of unsecured creditors. ये जो हो रहा है ये सही है कि सिक्योर्ड वाले के ही पैसे पहले मिलेंगे, क्योंकि भले ही वो खुद क्रेडिटर है, इसका मतलब वो कंपनी नहीं है, कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व है, ये नुकसान कंपनी का है, उसके लिए हम सोलोमन को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। कंपनी अलग, सोलोमन अलग, देयर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट वेल, ये अलग है। प्लस इसी केस लॉ से एक और चीज प्रिवेल हो जाती है, एक और रूल प्रिवेल होता है कि एक पर्सन, अ सिंगल पर्सन कैन हैव अ मल्टीपल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन विथ अ कंपनी। एक ही आदमी कंपनी का मेजोरिटी शेयर होल्डर है, मतलब वो कंपनी का ओनर है, एज एन एमडी काम कर रहा है, मतलब कंपनी अगर उसको सैलरी देती है तो एम्प्लॉय है, और उसने कंपनी के डिबेंचर खरीदे इसलिए वो क्रेडिटर है। तो एक ही पर्सन कंपनी के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशंस होल्ड कर सकता है। और इसी पर्टिकुलर पार्ट को, इस कंसेप्ट को जो बोला है कि सेपरेट लीगल एंटिटी को बोला है कॉर्पोरेट वेल, ये पूरा सेपरेट लीगल एंटिटी का पार्ट है।
इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है उसका सिर्फ थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि अगले टॉपिक का नाम अगर आप देखोगे लिखा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। फिर आप बोलोगे सर इतनी रामायण महाभारत कराई क्यों? कि सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दिया, कॉर्पोरेट वेल्थ बोल दिया, अब बोल रहे कि उसको लिफ्ट कराओ। लिफ्ट कराओ मतलब अगर कोई आदमी, कोई पर्सन, कोई डायरेक्टर, कोई क्रेडिटर या कंपनी के कोई मेंबर, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय इस सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाते हैं कि सेपरेट एंटिटी का रूल ठीक है, बट अगर उससे कोई अनजस्टिस क्रिएट हो रहा है कि इन शेयर होल्डर्स ने उसका गलत फायदा उठाया, वो सेपरेट लीगल स्टेटस होने का गलत फायदा अगर कोई उठाएगा तो हम ये कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट करेंगे। मैंने बोला ना, इधर कंपनी इधर मालिक, बीच में पर्दा है और ये पर्दा उठा दिया जाएगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया, लिटरल मीनिंग हो गया कि पर्दा उठा देना। पर्दा उठा देने का मतलब ही ये है दैट कि अब कंपनी और मेंबर के बीच में कोई फर्क नहीं है। जो कंपनी ने किया उसके लिए हम शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं, बट बहुत जरूरी है, ऐसा हर बार नहीं होगा। नॉर्मल रूल सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट अगर उस सेपरेट लीगल एंटिटी के रूल का मिसयूज हो रहा है, उस रूल की वजह से अनजस्टिस हो रहा है, तो कोर्ट्स डिसाइड करते हैं। कोर्ट में ये केसेस लड़े जाएंगे, वहां डिसाइड होगा कि हम सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। अगर कोर्ट को लगा कि सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसीडर किया तो इनजस्टिस होगा, उसका गलत फायदा उठाया जाएगा, तो कोर्ट ये कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट करेगा, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी को डिस्कार्ड किया जाएगा। ओनर और कंपनी के बीच में फिर कोई डिफरेंस ट्रीट नहीं होगा, और ये रूल है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। पहले वो 4 लाइन पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। इट मींस डिसरिगार्डिंग, it means disregarding the separate or distinct entity of a company. If a concept of separate entity is misused, court can lift the corporate wealth and shareholders are considered responsible for the acts of a company. In following situation, court may lift the corporate wealth. फिर इसके जैसे सोलोमन वर्सेस सोलोमन का पार्ट मैंने आपको दिया था सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए, उसी तरीके से कॉर्पोरेट वेल्थ लिफ्ट करने के लिए भी अलग अलग सिचुएशंस आपको दी गई है। उसमें भी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन है, चारों पांचों सिचुएशंस है। वो क्या है वो मैं कल डिस्कस करूंगा। प्लीज याद रखना कि इनके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आपके डिटेल नोट्स में आने वाला है। अभी मेरा पर्पज आपको सिर्फ समझाने का है, तो उस हिसाब से ये पार्ट आपको अभी नोट्स में खाली दिख रहा होगा, तो वहां मैं कुछ भरूंगा। जो मैं बताऊंगा वो आपको वहां लिखना रहेगा, सो दैट आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो ऐसी सारी सिचुएशंस जहां कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये गलत हो रहा है, सेपरेट लीगल एंटिटी का गलत फायदा उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी को नहीं कंसीडर करना, मतलब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। कॉर्पोरेट वेल्थ वहां पे लिफ्ट किया जाएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये है आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। इसमें क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या केसेस दिए थे, वो कल के सेशंस में देखेंगे। प्लीज याद रखना है आपको, अगर ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक सेशंस आप जितने देखोगे उतना कंसेप्चुअल बेस आपका स्ट्रांग होने वाला है, जो आपको आगे टॉपिक समझते वक्त बहुत बहुत काम आएगा। तो आज के इस सेशन के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ और आगे का बेसिक सेशन आगे देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और फर्स्ट याद रखना ये सेकेंड सेशन है, फर्स्ट सेशन का जो वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे आया हुआ है उसके नीचे लिंक दी है, जिसमें ये बेसिक्स के नोट्स है, बेसिक के पार्ट 1 के नोट्स है, पार्ट 2 के भी आपको जिस सेशन में स्टार्ट होगा वहां दिए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस रहेंगे और साथ में लिखना जरूर, आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये पहले सारे बेसिक सेशन मैंने कल भी बोला यूट्यूब पे रहेंगे। एनरिच नॉलेज ये यूट्यूब चैनल है हमारा, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन आपको वहाँ पे कॉस्टिंग के भी कुछ फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स भी आपको करण काबरा सर के वहाँ पे मिल सकते हैं, जरूर देखिए। और आपको कुछ डाउट्स है, डाउट्स के लिए आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो। नोट्स में भी मैंने ये नंबर लिखा है, कल भी नंबर लिखवाया था, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।